बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वेव्स में लेक्चर नंबर 6 से मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी एक ऐसा स्ट्रिंग जो कि स्ट्रेच हो और उसमें अगर हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें तो उनमें उनसे हासिल होने वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस किस तरीके से आएंगी। तो आज हम इसको समझने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें, फर्ज करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम उसको क्लैंप कर लेते हैं एक थोड़ा सख्ती के साथ, उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस कर देते हैं। एक्चुअली टेंशन फोर्स को कहा जाता है, यानी एक को हमने इधर से टाई अप कर दिया, एक को इधर से कर दिया और हमने इसको बिल्कुल दो जगहों से जोड़ दिया। यानी अब इसके अंदर काफी जो है वो हार्डनेस है। अब हम अगर इसको यहां से प्लग करते हैं, यानी खींचने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही हम डिस्टोर्शन क्रिएट करेंगे तो यहां की एनर्जी यहां जाएगी, कुछ एनर्जी यहां जाएगी। जब वो टकरा के वापस आएंगी तो वो जब एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगी तो उनके अंदर स्टेशनरी वेव पैदा होगी। मतलब जैसे ही हम इसको खींचेंगे, कुछ एनर्जी वहां गई, कुछ एनर्जी यहां गई, और जब वो टकरा के वापस आई फिर दो अपोजिट डायरेक्शन से आई है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टेशनरी वेव्स में आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, वेव्स शुड हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक बात। नंबर टू, आपके पास फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए। यानी these two things are very important in order to produce stationary waves। एक्चुअली मैंने सुपरपोजिशन के बारे में बताया था। मैंने कहा था सुपरपोजिशन की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर तो दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलकर जाएंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हुई और आपके पास स्पीड भी सेम हुई, तो वो एक दूसरे के साथ जो इंटरफेयर करेंगी या सुपरपोज करेंगी तो इंटरफेरेंस पैदा करेंगी, जिसकी मैंने 2 टाइप्स भी पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। जिसमें एक थी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैंने ये भी कहा दो वेव्स अगर एक डायरेक्शन में जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो तो वो जब सुपरपोज होती हैं तो वो बीट बनाती हैं। और इस दफा मैंने स्टेशनरी वेव्स में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, फ्रीक्वेंसी सेम हो और क्या कहते हैं डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो स्टेशनरी वेव्स पैदा करती हैं, लूप्स पैदा करती हैं। उनमें एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं होती बल्कि हैंग हो जाती है बीच में। ये हमने एक चीज पढ़ी थी और आप लोगों ने आई होप कि वो लेक्चर भी लिया होगा और उसको अच्छे तरीके से समझा भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात है कि अगर आप एक बंदे को एक जगह पे खड़ा करके एक स्ट्रिंग के साथ उसको बांध के रखते हैं और आप भी एक स्ट्रिंग को पकड़ के रखते हैं और दोनों स्ट्रिंग को फुल एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि उनके अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा हो, बल्कि मेजॉरिटी चांसेस में ये नहीं होता। उसकी रीजन, वो जो आपका जो बंदा दूसरी साइड पे खड़ा है वो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर, और जो बंदा इस साइड पे खड़ा है वो जिस फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसियों में जरूरी नहीं है कि वो एक जैसी हो, बेशक वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो। तो स्टेशनरी वेव पैदा होना बहुत मुश्किल है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप एक काम कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को किसी से बांध कर खुद खींच कर जोर से उसको जो है हिलाएं। तो जब आप किसी से बांध कर जब आप उसको जोर से हिलाएंगे तो वेव्स यहां जाएंगी और यहां से टकरा के वापस आएंगी। तो वही वेव्स जो आपने जिस फ्रीक्वेंसी से फेंकी थी उसी फ्रीक्वेंसी से उसने वापस आना है।
तो जब फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सेम हो जाए तो सुपरपोजिशन के जरिए फिर उसमें स्टेशनरी वेव्स पैदा होना लाजमी हो जाती है। स्पीड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन इट, ये आप खुद कर रहे हैं उसके अंदर, और आपकी फ्रीक्वेंसी जब टकरा के आती है वही रहती है। तो ये एक बेहतरीन मेथड है कि आप ना यहाँ एक स्ट्रिंग को क्लैंप करके किसी जगह पर फिक्स करके और यहां से इसको जब प्लग करके छोड़ दें तो जो आप एनर्जी एक्चुअली इसको दे रहे हैं वो एनर्जी यहां भी जाएगी, वो यहां जाएगी, उसी फ्रीक्वेंसी से दोनों साइडों पे जाएगा, और वो टकरा के जब आएगा तो वो सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी, और वो जब एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगी तो आपको स्टेशनरी वेव्स पैदा होनी नजर आ रही होंगी। और स्टेशनरी वेव्स जो पैदा होगी उसकी स्पीड है हमारे पास F मल्टीप्लाई L ओवर M, इसकी इक्वल होगी। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पीछे एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया। भाई ये एक्चुअली एक मेथड है डेरिवेशन, या आप आगे जाकर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, उनसे इन कुछ फॉर्मूलाज को प्रूव किया गया, तो ये उस तरीके से आता है। लेकिन एक सादा सा मेथड में भी आपको बता देता हूं कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ हालांकि ये ना ही लगाइएगा तो बेहतर है, एक्चुअली उसका एक मेथड डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल एक प्रूफ आपको मैं भी देता हूं इसका। देखिए जब हम इसको हिलाएंगे ना, जब हम इसको यहां से खींचेंगे तो इसके अंदर स्पीड पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ये स्पीड होती है इसके अंदर जो टेंशन है और जो लेंथ है और जो मास है, इन दो के प्रोडक्ट और इन दोनों के डिवाइड से पैदा होती है। और स्टूडेंट इस F को T भी कहा जा सकता है, ये एक्चुअली टेंशन को कहा जाता है। यहाँ इस पर जितनी फोर्स लगी हुई है ये उस टेंशन का जिक्र किया गया है। अब ये कैसे आया, देखिए जब हम इसको यहां से खींचेंगे तो इनिशियल हमारी वेलोसिटी स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड यानी इनिशियल स्पीड हमारे पास 0 है। जैसे ही हमने इसको खींच के छोड़ दिया तो इसकी फाइनल स्पीड v होगी, यानी इसके अंदर जो स्पीड पैदा हुई जो इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स की वो v होगी हमारे पास। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब इसके अंदर जब इसकी जो टेंशन है वो एक फोर्स पैदा कर रही है, और वो फोर्स होती है ma के इक्वल। m कहते हैं मास को, मास ऑफ द स्ट्रिंग, और a कहते हैं जो फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो, यानी जो चेंज इन स्पीड पैदा हुई है कि 0 से एकदम v पे चली गई। तो डियर स्टूडेंट्स F तो हमारे पास टेंशन है, आपको पता चल गया। M मास है, कैपिटल M नाम देते हैं, फर्क नहीं पड़ता इससे, स्मॉल दे दो। A कहते हैं चेंज इन स्पीड ओवर टाइम की, ये आप लोगों ने पढ़ा। चेंज इन स्पीड क्या होती है, Vf माइनस Vi। Vf का नाम तो V रखा है, माइनस Vi 0 है, यानी V माइनस 0 यानी V ही हो गया। तो टेंशन M मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, T यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां सिर्फ V रह जाएगा हमारे पास। ये स्पीड आ गई हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स स्पीड का एक फॉर्मूला आप लोगों ने और भी पढ़ा हुआ, वो क्या है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ये वेव अचीव कर रही है वो होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है लेंथ के, लेंथ ओवर टाइम के, इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, यानी v को v से मल्टीप्लाई कर लें, v स्क्वायर हो जाएगा। t मल्टीप्लाई t टेंशन वाला है, मल्टीप्लाई स्मॉल t टाइम वाला, मल्टीप्लाई m और l ओवर t को मल्टीप्लाई, ये टाइम स्मॉल t है, से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, टाइम और टाइम आपस में कट जाएगा, तो v स्क्वायर आ गया t मल्टीप्लाई l ओवर m। और अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो t मल्टीप्लाई l ओवर m का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो स्पीड का फॉर्मूला t मल्टीप्लाई l ओवर m आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये l यहां क्या हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। आप जानते हैं अगर मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर की तरफ ले जाऊं तो ये डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला तो आ गया, v हमारे पास आ जाएगा t डिवाइडेड बाय m ओवर l। ये हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और इस m ओवर l का नाम हम रख लेते हैं स्मॉल m। स्मॉल m भी वैसे बहुत सारी बुक्स में म्यू का जिक्र भी किया जाता है, म्यू
से भी जिक्र इसको डिनोट किया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है टोटल मास इन अ यूनिट लेंथ, यानी इस यहां से यहां तक के लेंथ का मास कितना है। याद रखना, टोटल मास इन अ यूनिट लेंथ को लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं, लीनियर डेंसिटी इसको कहा जाता है, यानी मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर डेंसिटी भी कहा जाता है। मास की यूनिट केजी है और लेंथ की मीटर है, तो इसकी यूनिट केजी पर मीटर होती है, याद रखना। लीनियर डेंसिटी का मतलब हुआ कि लेंथ के हिसाब से कितना मास है, ये बात याद रखिएगा, इस लेंथ के हिसाब से कितना मास है, सॉरी केजी पर मीटर, नॉट क्यूब, पर मीटर भी कहा जाता है, ये इसकी यूनिट होगी हमारे पास। तो इसकी जगह पर हम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, टी ओवर स्मॉल एम। स्मॉल एम कहते हैं, दोबारा सुन लें, दिस इज नॉट अ मास, दिस इज लीनियर डेंसिटी, यानी टोटल मास इन अ यूनिट लेंथ। अगर आप ये भी लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, फॉर्मूले को सीधा रहने दें, थोड़ा सा फॉर्मूले को हमने स्क्वीज कर दिया। तो ये है स्टूडेंट इसका सारा प्रूफ। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा एक्चुअली जो वो था, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। एक बात याद रखें, मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया है T मल्टीप्लाई L ओवर M, जिसको हम T ओवर स्मॉल m भी कह सकते हैं, और स्मॉल m जो है वो यहाँ लीनियर डेंसिटी को कहा जाता है, द टोटल लेंथ इन अ यूनिट, इनफैक्ट टोटल मास इन अ यूनिट लेंथ, ये था हमारे पास। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने अगले काम पर। देखें, ये मैंने एक सिनारियो क्रिएट किया था, मैंने कहा था फर्ज करें ये हमारे पास एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसको मैंने क्लैंप किया है, थोड़ा सख्ती से क्लैंप किया, और इसका एक जो हिस्सा है वो A पर फिक्स है, दूसरा हिस्सा B पर फिक्स है, और मैं एग्जैक्टली मिडल से यहां से इसको प्लग करता हूं। जैसे ही मैं प्लग करूंगा आपको नजर आएगा कि इसके अंदर एक वेव पैदा हो गई है, यूं लूप पैदा हो गया, आपको लूप नजर आएगा। मुझे याद है कि वी यूज्ड टू डू इन व्हेन वी वर आई वाज अ चाइल्ड, इनफैक्ट हम ये काम किया करते थे बिल्कुल बांध के, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारे पास, अगर मैं यहां से इसको मिडल से करूंगा, इसकी टोटल लेंथ L है, याद रखिएगा। मैं इसको अगर मिडल से करूंगा, डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसके अंदर एक ही लूप पैदा होगा, यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास हाफ वेव लेंथ के इक्वल आएगी। हाफ वेव लेंथ क्यों? कल मैंने आपको, चूंकि मैं कल का नाम नहीं लूंगा, पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें मैंने बताया था कि स्टेशनरी वेव में जो एक नोड होता है स्टूडेंट्स, वहां से दूसरे नोड तक का टोटल डिस्टेंस जो होता है वो हाफ वेव लेंथ के इक्वल होता है, और एक नोड से एंटी नोड तक, एंटी नोड कहते हैं जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, नोड कहते हैं जहां मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, तो उनका जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 1/4 वेवलेंथ होता है। तो यहां से यहां तक 1/4, यहां से यहां तक 1/4 वेवलेंथ आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो इसकी लेंथ आई है वो 1/2 लैम्डा आ गई है मेरे पास। 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2L। डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम हम लैम्डा 1 रख लेते हैं, यानी लैम्डा 1 का मतलब है जब एक नोड पैदा हो, जिस वेव, यानी एक नोड पैदा हो, सॉरी एक लूप पैदा हो, तो उसका जो टोटल लैम्डा है वो 2L है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने एक फॉर्मूला अपने 10th लेवल पे पढ़ा था कि स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इक्वल होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लैम्डा चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। याद रखें, स्पीड ने कभी भी चेंज नहीं होना, स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, ये देखें, अगर मैं लैम्डा को वहां ले जाऊं तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का आपस में रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि जितना लैम्डा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जितना लैम्डा कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन, क्यों स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा? तो भाई हमने पहले डिस्कस किया था, स्पीड का बराह रास्त ताल्लुक होता है टेंशन पे, लेंथ पे और मास पे। अब रस्सी वही है तो उसके मास तो चेंज नहीं हुआ, मास तो वही रहेगा जो उसका है, तो मास में चेंजेस नहीं है, ये कांस्टेंट है।
टेंशन में भी कोई चेंजेस नहीं आई क्योंकि हमने एक फिक्स्ड अमाउंट में उसको फोर्स देके बाइंड किया हुआ था, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई, वो इतना ही फिक्स है। ये रुक जाए तो आप देखिएगा वो उतना ही फिक्स है, और अगर नहीं फिक्स का मतलब आपने रॉन्ग एक्सपेरिमेंट किया। एल लेंथ में भी कोई चेंजेस नहीं आई, इसका मतलब है ये सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है एक्चुअली। तो वेलोसिटी, ये स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी हमारे पास, तो स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो आपने एक चीज देखी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड करूं, लैम्डा वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, आई होप समझ गए होंगे, और लैम्डा 1 किसके इक्वल है? 2l के, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी v/2l। मैं थोड़ा सा v को लैदा कर रहा हूं, ये 1/2l कर दिया, बल्कि v1 से v वही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए लैदा किया, मैं v की ये वैल्यू लगाऊंगा या ये वैल्यू लगाऊंगा। चलिए मैं ये वैल्यू लगाता हूं, मुझे वैसे भी इस वैल्यू को लगाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। तो फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, ये 1/2l को बाहर लिखें और इस v की जगह पर लिख लें t × L/m। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी 1 का। यानी जब हम हाफ प्लग करेंगे, यानी जब उसमें एक ही नोड पैदा होगा, एक ही लूप पैदा होगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/2l √t × L/m आ जाएगी। याद रखें, ये भी लिख सकते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, थोड़ा सा सिनारियो को चेंज कर लेते हैं। इस दफा बच्चों हम ये करने जा रहे हैं कि हम ये मिड पार्ट है इसका, मिड से हम इसको नहीं खींचेंगे, हम ये मिड है ना, ये फाइनल है, इन दोनों के भी दरमियान यानी 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, वहां से हम इसको खींचेंगे। जब हम इसको यहां से खींचेंगे, ये यू लूप पैदा हो जाएगा आपका, और यही लूप आगे ट्रांसफर होगा, यानी ये। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। और यूं हमारे पास, याद रखें, यहां से यहां हाफ वेव लेंथ है और यहां से यहां भी हाफ वेव लेंथ है, तो एक्चुअली यहां से यहां तक जो लेंथ थी वो फुल वेव लेंथ के इक्वल, फुल वेव लेंथ, और उसको नंबर 2 का नाम दिया क्योंकि 2 लूप्स पैदा हुए हैं इस दफा हमारे पास। ये आगे हमारे पास when did this happen? So it is gonna happen when you make the half length in further half, यानी मजीद उसको हाफ कर दें। So when you pluck it, what is going to happen? This would produce 2 loops straight away. So 2 loops making the full wavelength. So they will make the full wavelength. तो आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो 1 लूप वाला था ना, ये 1 लूप में यहाँ लिख भी रहा हूँ, बल्कि चलिए मैं ब्लू से लिखता हूँ, थोड़ा प्रोमिनेंट रहेगा। 1 लूप जब पैदा हुआ, से ये बात में जब 2 लूप्स आएंगे तो हमारी वेलोसिटी, तो 2 लूप्स हमारे पास जब बने बस स्टूडेंट्स, तो देखें अगेन इस दफा हमारे पास जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? आपने देखा वो वेव लेंथ के इक्वल है, लेकिन इसका नाम हम वेव लेंथ 2 रख रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी 2 लूप्स देयर, आपके पास 3 लूप्स पैदा हो गए। अब फॉर्मूला वही है, v = f लैम्डा होता है हमारे पास, लेकिन इसको 3, इसको 3। रिमेंबर, स्पीड इज नॉट गोना चेंज। Why? Because speed is totally dependent on tension, length and mass. तो चूंकि ये चीजें तो चेंज नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगी। समटाइम गलतियां भी हो जाती हैं स्टूडेंट, ये 2 है, 2। अब चलते हैं, देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखें λ2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? λ2 है लेंथ के 1/L आ गया। तो 1/L को हम पहले लिख लेते हैं, इस स्पीड की वैल्यू t × L/m लिख लेते हैं, t × L/m लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 ये आ जाएगी। ये जब 2 लूप्स की कहानी हो तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात समझ आ गई होगी आपको। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम 3 लूप्स की तरफ। देखें ये मिड है ना, ये मिड, यहां से हमने खींचा था, 1 लूप बना था, जब हम उसका हाफ हमने मजीद किया, 2 लूप बने थे। अब हम अगर इसके 6 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लें, ये 6 से कर लें, और यहां से ये जो छठा हिस्सा है यहां से इसको खींचें। जब हम इसको खींचेंगे, ये लूप आपका तो बना ही बना, यहां ऐसे, तो ये लूप आपका फिर बनेगा, इतने ही साइज का एक लूप और बनेगा, और
साइज सेम होगा हमारे पास, इतना ही साइज का एक और लूप बनेगा। यानी व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू प्लग फ्रॉम द 6th पार्ट। जब 6 पार्ट से करेंगे, जितना डिस्टेंस यहां से यहां होगा ना स्टूडेंट्स, ये एंटी नोड से नोड तक है, तो इतना ही एंटी नोड नोड का अगला डिस्टेंस भी बनेगा, इतना ही मजीद नोड और एंटी नोड का बनेगा, इतना ही एंटी नोड नोड का बनेगा, इतना ही नोड एंटी नोड एंटी नोड और नोड का बनेगा हमारे पास। सो ये हमारे पास 3 लूप्स आ गए। यानी अगर देखा जाए ये हाफ वेवलेंथ है, ये भी हाफ वेवलेंथ है, एक एक लूप एक हाफ वेवलेंथ का होता है, ये भी हाफ वेवलेंथ है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो हाफ वेवलेंथ हाफ वेवलेंथ हाफ वेवलेंथ, आप हाफ वेवलेंथ को कॉमन निकालें, 1 + 1 + 1 आ जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 1 3/2 वेवलेंथ। यानी एक्चुअली जो लेंथ है ये 3/2 वेवलेंथ 3 आ जाएगी हमारे पास। 3 इसलिए कि ये लूप इसके 3 थे। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम 3 लूप्स वाली कहानी को, स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, चेक करें। अच्छा, अब देखें जब 3 लूप्स होते हैं तो क्या होता है। 3 लूप्स, जब 3 लूप बन रहे हो आपकी स्टेशनरी वेव पे, तो लेंथ आपको पता चल चुकी है स्टूडेंट्स, किसके इक्वल है लेंथ हमारे पास, 3/2 वेवलेंथ 3। क्योंकि 3 है तो हमने 3 नाम रखा। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 2 यहां आएगा तो 2l और 3 यहां के डिवाइड हो जाएगा, तो λ3 हमारे पास 2l/3 आ गया। मैं यहां सॉल्व करता हूं, ये देखिए, अब देखें आप, v = f लैम्डा होता है, लेकिन आपको बताया कि चेंजेस इन दोनों में आएंगे, उसमें तो नहीं आ सकता स्पीड में, स्पीड डिपेंडेंट होती है टोटली इस पर हमारे पास। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। आप देखें, आप जब मैं यहां से फ्रीक्वेंसी को फाइंड करूंगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां जाके डिवाइड हो गया। अब देखिए स्पीड कितनी है, स्पीड तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दैट इज दिस वन, t × l/m का स्क्वायर रूट, और ये वेवलेंथ 3 ये थी 2l/3, 2l/3। 3 स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2l। ये हमारे पास 3rd लूप आ गया, 3। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम जब हमने 4 लूप्स पैदा कर रहे हो तो 1/8 पार्ट से, देखिए हाफ हो तो हाफ से जब हमने किया था तो हमारे पास जो वेवलेंथ पैदा हुई थी वो हाफ थी, सॉरी वेवलेंथ डबल थी, ठीक है। जब हमने उसको मजीद क्वार्टर से किया तो हमने देखा हमारी जो वेवलेंथ थी वो फुल आ गई। इनफैक्ट किधर गया, यस 2 लूप्स का पैदा हुआ था, यस ये 2 लूप्स वाला है, जब फुल वेवलेंथ पैदा हो गई थी। जब हमने 3 लूप्स पैदा किया, हमने 1/6 पार्ट से उसको किया, तो यूं हम मजीद फर्दर इस चीज को बढ़ा सकते हैं, उतने ज्यादा लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज पे अगर फर्क नहीं पड़ता, दैट इज स्पीड, इस पे फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। अगर स्टूडेंट्स हम इन 3 लूप्स से पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसीज, जैसे एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ गई है, इनको आपस में जरा इनको समझने की कोशिश करें, तो ये स्टूडेंट्स देखें, जो फ्रीक्वेंसी 1 है वो है 1/2l √t × l/m। ये देखिए फ्रीक्वेंसी 2 क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 2 ये वाली, जब 2 लूप्स पैदा हुए थे, 1/l √t × l/m। ये अगर मैं, ये नीचे 2l होना चाहिए, अगर मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लूं अपने पास से कर लूं, हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर लिया, तो ये पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि देखें ये सी की वैल्यू है। तो हमें ये पता चला ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसका अगर फ्रीक्वेंसी 1 के साथ तकाबली जायजा लिया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी की डबल फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरीके से ये देखें, ये वाला फ्रीक्वेंसी 3 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 3 है 3/2l t × l/m। देखें, एक मिनट 3 को मैं बाहर कर देता हूं, यहां 1 लिख लेता हूं, 3 को मैं बाहर कर दूं,
क्यों बाहर किया? क्योंकि मुझे पता है ये पूरे का पूरा F1 है, ये देखिए F1 है हमारे पास। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 3 F1 के इक्वल आएगी। जिस तरह फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल आई, फ्रीक्वेंसी 3 F1 के इक्वल आई, इसी तरह फ्रीक्वेंसी 4 हमारे पास 4 F1 आएगी। करके देख लीजिएगा, ये भी इजीली हो जाएगा। मैं आमतौर पे जब भी टीचिंग करता हूँ मैं 4 में भी ले जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कितना बड़ा लेक्चर हो। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी n का फार्मूला आ गया। n का मतलब एक जनरल फार्मूला बना देते हैं nth फ्रीक्वेंसीज का, वो आ जाएगा nF1। और n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 से आपकी जितनी मर्जी चल सकती है। मतलब अगर यहाँ 1 होगा यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 होगा यहाँ भी 2 होगा, ये देखें यही वाली। यहाँ 3 हुआ तो यहाँ भी 3 होगा, देखें ये वाली फ्रीक्वेंसी। यहाँ 4 हुआ यहाँ भी 4 होगा, वही वाली फ्रीक्वेंसी। वो तो जैसे जैसे यहाँ n में इजाफा करते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी साइड पे भी n में इजाफा होता जाएगा। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज F1 2F1 3F1 यूं करते करते ये पैदा हो जाएंगी, ये चलती जाएंगी nth फॉर्म तक हमारे पास। यानी अगर हम मजीद इसको ले जाएं आगे, ये F इस फॉर्मूले को, ये क्या स्टूडेंट्स, Fn इज इक्वल टू nF1। nF1 क्या स्टूडेंट्स, ये देखें ये 1/2L यानी ओवर 2L इंटू T मल्टीप्लाई L/M, ये हमारे पास nth फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, आप इसको देख लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी तरीके से मैं आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और इस मैंने नहीं मिटाना गवारा समझा, मैंने कहा चले थोड़ा ये देखें। हमारे पास जब 1 लूप था तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी, ये देखें 1 लूप था तो वेवलेंथ की वैल्यू थी 2L जब 1 लूप था। ये 1 लूप की कहानी है, 1 लूप, बल्कि चले यहां लिख लेता हूं 1 लूप हमारे पास था। जब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 लूप्स हुए, ये देखें, तो λ2 की वैल्यू हमारे पास L हो गई। ये 2 लूप्स में हमारे पास कहानी आई। इसी तरह जब 3 लूप्स हुए तो λ3 जो था वो 2L/3 था, यानी λ3 जो था 2L/3 था। ये 3 लूप्स की स्टोरी थी सारी की सारी। अगर मैं गौर से बताऊं आपको, एक चीज इसमें कॉमन चल रही है, वो है 2L। इधर भी 2L है, 2L/1 है, इधर 2L नहीं है, चलो हम कर लेते हैं 2 डिवाइड बाई 2 कर लो, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2 कर लो, बैलेंस हो गया काम। यानी इधर भी 2L आ गया ओवर 2, इधर भी 2L/3। इसी तरह अगर λ4 होता तो 2L/4 हो जाता, यानी ये बढ़ रहा है डिनोमिनेटर में 1 2 3, ये 4 हो जाता। λ5 होता 2L/5 होता, ऊपर 2L कांस्टेंट ही होता हमारे पास हर वक्त। तो हम λn का फार्मूला यहां से डिजाइन कर सकते हैं 2L/n, इस क्योंकि चेंज आपकी इसमें आ रही है, जिसमें चेंज आ रही है वहां n कर दें। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 3 3 4 4 5 5 n n, लेकिन ऊपर वाली चीज हमारी 2L हर वक्त कांस्टेंट चल रही है। और इसी मेथड से अगर मैं n को यहाँ ले आऊंगा, n λn 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n λn/2। तो ये था स्टूडेंट्स इसका एक जायजा कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को जब हम क्लैम्प करते हैं किसी भी 2 चीजों के बीच में, तो उनसे पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसीज Fn nF1 के इक्वल होगी, और जो लेंथ है वो n λn/2 होगा, और जो लैम्डा होगा वो λn इज इक्वल टू 2L/n होगा। एक चीज चेंज नहीं होती, that remain constant throughout the story and journey, and that is speed, because that is dependent on tension, length and mass. I hope you got all these things. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, वो ये कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, दिस वन इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और चूंकि बाकी फ्रीक्वेंसीज इसी का मल्टीपल होती है, इसी का देखे ये था ना कि फ्रीक्वेंसी 2F1 है, यानी इसी की डबल है, F3 इसी का ट्रिपल है, F4 इसी का 4 टाइम्स है। तो इनको हम ओवरटोन्स फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन्स भी कह सकते हैं, ओवरटोन्स
और हार्मोनिक भी कहा जाता है। सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जितने लूप्स ज्यादा बनेंगे उतनी फ्रीक्वेंसियों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दो लूप्स, वन लूप का 2 टाइम्स होता है फ्रीक्वेंसी में, 3 लूप्स जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका 3 टाइम्स होता है। 4 लूप्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फोर्थ हार्मोनिक है वो 4 टाइम्स होगा। सो दिस विल गो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपने एंजॉय किया होगा। लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इंशाल्लाह आपको फिजिक्स के कोई लेक्चर मिस हो, जैसा कि कल मुझे एक मैसेज आया था कि सर आपने एक लेक्चर नहीं दिया। मैंने सारे लेक्चर दिए हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो शायद मैं अपलोड करना भूल गया, क्योंकि मैं खुद भी बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये मुश्किल हो जाता है सम टाइम, और वो मुझसे वीडियो भी डिलीट होगी। अब उसके लिए वो मैं अभी इसी लेक्चर के बाद वो दोबारा वीडियो दूंगा, ताकि जो चीज़ें रह गई हैं उसको मुकम्मल किया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।